अप्रैल की एक रहस्यमयी शाम थी। 1971 का साल था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ और अपने कुछ खास कैबिनेट मंत्रियों को एक गोपनीय बैठक के लिए बुलाया। कमरे में गंभीरता थी और इंदिरा गांधी की आवाज में एक दृढ़ निश्चय था। हम पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को आजाद कराएंगे। उस मीटिंग में एक योजना बनी, एक साहसिक कदम उठाने का फैसला हुआ। तय हुआ कि सारी तैयारियां गुपचुप तरीके से की जाएंगी और फिर नवंबर के महीने में पाकिस्तान पर निर्णायक हमला बोला जाएगा। उस वक्त की सियासी हवा बड़ी अजीब थी। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन तीनों ही पाकिस्तान के साथ खड़े थे। ऐसे में पाकिस्तान पर सीधा हमला करना मानो शेर की मांद में हाथ डालने जैसा था। लेकिन इंदिरा गांधी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, एक ऐसी रणनीति जो इन ताकतों को भी मात दे सके। फिर नवंबर आया और इंदिरा गांधी ने महीने के आखिरी हफ्ते में हमले का आदेश दे दिया। यहीं से चिंगारी भड़की और दो देशों के बीच युद्ध की आग धधक उठी। जैसा कि डर था वैसा ही हुआ। पहले तो अमेरिका का एक कड़ा पत्र इंदिरा गांधी को मिला, एक सीधी धमकी। इंदिरा गांधी ने उस पत्र का जवाब पूरे 15 दिन बाद दिया, मानो अपनी चाल सोच समझकर चल रही हो। अमेरिका की धमकी सिर्फ कागज तक सीमित नहीं रही। उसने पाकिस्तान के समर्थन में अपना शक्तिशाली युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में भेज दिया, एक खुली चुनौती। तभी इंदिरा गांधी ने एक ऐसा अचूक हथियार निकाला, एक ऐसा कूटनीतिक दस्तावेज जिसके डर से अमेरिका का इतना बड़ा युद्धपोत हिंद महासागर में होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाया। ये युद्ध, जो सिर्फ 13 दिनों तक चला, इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लगभग 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारत के सामने हथियार डाल दिए। वो तस्वीर पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण की आज भी हमारी यादों में ताज़ा है। इस समर्पण के साथ ही भारत और पाकिस्तान का वो युद्ध समाप्त हो गया और पाकिस्तान दो टुकड़ों में टूट गया। जन्म हुआ एक नए देश का, बांग्लादेश। तो कैसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए? क्यों अमेरिका हिंद महासागर में अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया? और क्यों इंदिरा गांधी ने अमेरिका के उस धमकी भरे पत्र का जवाब पूरे 15 दिन बाद दिया? साथ ही इस युद्ध के पीछे की असली वजह क्या थी? वो कौन सी सैन्य रणनीतियां थीं जिनका इस्तेमाल करके भारत ने ये असंभव सी दिखने वाली जीत हासिल की? आइए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। 1971 के युद्ध की पूरी दास्तान सुनते हैं। आई रिगार्ड माइसेल्फ एज अ सोल्जर ऑफ। ये शब्द आज भी उस दौर की गूंज सुनाई देते हैं। और उस रात की आधी रात को आज़ादी का जो नारा बुलंद हुआ, उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। साल 1947, लगभग 150 सालों के ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। लेकिन आज़ादी की कीमत देश के दो टुकड़ों में बंटवारे के रूप में चुकानी पड़ी, भारत और पाकिस्तान। बंटवारे के बाद पाकिस्तान राजनीतिक रूप से तो एक राष्ट्र बन गया, लेकिन भौगोलिक रूप से उसके दो हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो एक दूसरे से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर थे। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी पश्चिमी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा थी, लेकिन सारी राजनीतिक शक्ति पश्चिमी पाकिस्तान में केंद्रित थी। पश्चिम पाकिस्तान के लोग और वहां की सरकार शुरू से ही पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव करती आ रही थी। कम आबादी होने के बावजूद पश्चिमी पाकिस्तान को ज्यादा बजट मिलता था। दोनों हिस्सों में ज्यादातर लोग मुसलमान ही थे, लेकिन उनकी भाषाएं बिल्कुल अलग थीं। पश्चिम में ज्यादातर लोग उर्दू और पंजाबी बोलते थे, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बंगाली भाषा का इस्तेमाल करते थे। और फिर आया वो साल 1948। पाकिस्तान सरकार ने इन बंगालियों पर उर्दू थोपने की कोशिश की। उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया और सरकारी दस्तावेजों से बंगाली भाषा को मिटाना शुरू कर दिया गया। इस भाषाई भेदभाव ने पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिम के खिलाफ विद्रोह की भावना पैदा कर दी। हालांकि इन सब के बावजूद अगले 20 सालों तक पाकिस्तान की स्थिति काफी हद तक स्थिर रही, लेकिन ये स्थिरता बहुत जल्द टूटने वाली थी। अब बात करते हैं 1969 की। पाकिस्तान में उस वक्त सैन्य शासन चल रहा था। देश के राष्ट्रपति और सैन्य प्रमुख थे जनरल याहिया खान। खान ने घोषणा की कि वे जल्द ही पाकिस्तान में चुनाव करवाकर लोकतंत्र वापस लाएंगे। चुनाव हुए और इस बार जो नेशनल असेंबली बनी, उसमें पहली बार पूर्वी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व ज्यादा सीटों के साथ होने वाला था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान की आबादी भी ज्यादा थी। ये चुनाव दिसंबर 1970 में हुए और जब नतीजे आए तो पूरा पाकिस्तान सदमे में था। पूर्वी पाकिस्तान की एक राजनीतिक पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीटें जीत ली थीं। 313 सीटों वाली नेशनल असेंबली में उन्होंने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था और अवामी लीग के नेता शेख मुजीब उर रहमान प्रधानमंत्री बनने वाले थे। यानी पूरे पाकिस्तान पर राज करने वाला प्रधानमंत्री अब पूर्वी पाकिस्तान से आने वाला था। जाहिर है,
पश्चिम में बैठे राजनेताओं और सैन्य नेताओं को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। पश्चिम की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने अन्य पार्टियों के साथ मिलकर इस चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। नतीजतन नेशनल असेंबली नहीं बुलाई गई और अवामी लीग सरकार नहीं बना पाई। ये पूरी घटना पूर्वी पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा मजाक थी। वे सब ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। इसीलिए शेख मुजीब उर रहमान ने पूर्व में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हड़तालें हुईं। नागरिकों और सेना के बीच झड़पें हुईं और जल्द ही एक मजबूत बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन ने आकार लेना शुरू कर दिया। इस पूरे आंदोलन की मांग थी एक अलग देश, बांग्लादेश। याहिया खान को समझ आ गया था कि पूर्वी पाकिस्तान पर उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। इसलिए मार्च 1971 में उन्होंने इस आंदोलन को कुचलने के लिए एक विशेष सैन्य ऑपरेशन चलाने का फैसला किया, ऑपरेशन सर्चलाइट। यह ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर 25 मार्च 1971 की रात को शुरू हुआ। अगले दिन शेख मुजीब उर रहमान को पूरे पाकिस्तान से गिरफ्तार कर पश्चिमी पाकिस्तान भेज दिया गया। लेकिन गिरफ्तार होने से पहले ही उन्होंने एक प्रसारण संदेश के जरिए बांग्लादेश को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार शुरू कर दिया। नागरिकों पर बाहरी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए अंधाधुंध गोलीबारी की गई। आवामी लीग के नेताओं और समर्थकों की बेरहमी से हत्याएं कर दी गईं। ऑपरेशन सर्चलाइट के जवाब में बंगाली सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने बंगाली प्रतिरोध शुरू किया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना से लड़ने के लिए एक सेना का गठन किया और इस सेना का नाम रखा गया मुक्ति वाहिनी। लेकिन मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी सेना के उन्नत हथियारों के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। इस दौरान अवामी लीग के कई महत्वपूर्ण नेता सीमा पार कर भारत में घुसने लगे। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की और मदद की गुहार लगाई। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता से बचने के लिए लाखों नागरिक भी शरणार्थी बनकर भारत आने लगे। कुछ ही महीनों में लगभग 1 करोड़ की संख्या में शरणार्थी भारत आ गए। भारत ने इन लोगों के लिए उदारतापूर्वक अपनी सीमाएं खोल रखी थीं। लेकिन शरणार्थियों की इतनी बड़ी आबादी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इन लोगों के आवास, भोजन, चिकित्सा और दूसरी जरूरतों का पूरा बोझ भारत पर आ चुका था। साथ ही शरणार्थी शिविरों और आसपास के इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत को इस शरणार्थी संकट से और पूर्वी पाकिस्तान को नरसंहार से बचाने की ठान ली। अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी ने भारत के सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ और कैबिनेट मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में तय हुआ कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर नवंबर में हमला करेगी। तत्काल हमला न करके नवंबर में हमला करने के पीछे कई कारण थे। पहला, यह मानसून का समय था। इस समय पूर्वी पाकिस्तान की सीमा दलदली हो जाती, जिससे भारतीय सेना की चाल कई गुना धीमी हो जाती। दूसरा, बर्फ पिघलने से हिमालय के कई दर्रे खुल जाते, जिससे चीन के लिए भारत पर हमला करना बेहद आसान हो जाता। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन तीनों ही पाकिस्तान के साथ थे, जो पाकिस्तान के बदले में कभी भी भारत के खिलाफ युद्ध में कूद सकते थे। इसलिए इनका तोड़ निकालना भी जरूरी था। चूंकि हमला नवंबर में करने वाले थे, तो इंदिरा गांधी के पास अमेरिका, चीन और ब्रिटेन का तोड़ निकालने के लिए काफी समय भी था। समय का सही इस्तेमाल करते हुए इंदिरा गांधी युद्ध से पहले कूटनीतिक समर्थन जुटाने में लग गईं। साथ ही पिछले दरवाजे से बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी को हथियार पहुंचाने के लिए 15 मई 1971 को ऑपरेशन जैकपॉट शुरू कर दिया गया। इसमें भारतीय सेना मुक्ति वाहिनी को हथियार के साथ साथ प्रशिक्षण भी देने लगी। दूसरी ओर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह और अन्य कैबिनेट मंत्री दुनिया भर के विभिन्न देशों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल लेकर गए और वहां की सरकारों से पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए कहते रहे। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव भी रखा गया था। शरणार्थी संकट के कारण भारत को हर जगह सहानुभूति मिलती, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी सख्त कदम नहीं उठाता। इन सब के बीच अगस्त 1971 में भारत को एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिलती है। भारत और सोवियत संघ ने शांति, मित्रता और सहयोग की भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर किए। अब अमेरिका, चीन और ब्रिटेन को काउंटर करने के लिए भारत के साथ रूस था। बस सही समय का इंतजार था। फिर आया नवंबर का वो महीना जिसे हमला करने के लिए तय किया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थीं कि हमला करने से पहले वो अमेरिका को पूर्वी पाकिस्तान से भारत आ रहे शरणार्थियों के बारे में जानकारी दे दें, ताकि अमेरिका युद्ध के बीच में अड़ंगा न लगाए। जब इंदिरा गांधी अमेरिका पहुंची तो उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ये जानते थे कि इंदिरा गांधी यहाँ क्यों आई हैं। अमेरिका का रुख पाकिस्तान की ओर था।
इसलिए रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी को जानबूझकर 45 मिनट तक अपने दफ्तर के बाहर इंतजार कराया। 45 मिनट बाद मीटिंग शुरू हुई, लेकिन रिचर्ड निक्सन ने सीधे मुंह बात नहीं की और इस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकल सका। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी रिचर्ड निक्सन के ऑफिस के बाहर आ गईं, तो रिचर्ड निक्सन और उनके सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने इंदिरा गांधी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो बाद में सार्वजनिक हुई टैप रिकॉर्डर से पता चला। खैर, इंदिरा गांधी ने इस बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली थी। वो भारत वापस आईं और युद्ध की तैयारियों में जुट गईं। भारत को पता था कि युद्ध शुरू होते ही पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों से उन पर हमला कर देगा, इसलिए भारतीय सेना दोनों मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार थी। नवंबर के आखिरी हफ्ते में इंदिरा गांधी ने सेना को हमले के अंतिम आदेश दे दिए। तय किया गया कि पहला हमला 4 दिसंबर को करेंगे। इसके लिए सेना हमले से पहले ही पूरा बंदोबस्त करने में जुट गई। सोवियत संघ इसमें भारत के साथ खड़ा था। भारत की तैयारी देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सोवियत संघ के नेता एलेक्सी कोसिगिन को एक पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की या युद्ध छेड़ा तो हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। इस पर सोवियत संघ की ओर से राजदूत निकोलाई पेगोव इंदिरा गांधी के पास आते हैं और कहते हैं, कॉमरेड्स ने मुझे बताया है कि अमेरिका की तरफ से ऐसा एक पत्र आया है। इस पर आपका क्या उत्तर है? आप बताइए। इंदिरा गांधी मुस्कुराकर कहती हैं, मुझे इस पत्र का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय चाहिए। दूसरी ओर भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान भी घबराया हुआ था। पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहिया खान समझ गए थे कि भारत कभी भी पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इसलिए उन्होंने घबराकर 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने खुद पश्चिम से भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने यह हमला भारतीय वायुसेना के पठानकोट, अमृतसर और आगरा जैसे कई एयरबेसों पर किया। इस पूरे हमले में सिर्फ एयरबेसों के रनवे को नुकसान पहुंचाया, जिसे भारतीयों ने कुछ ही घंटों में ठीक कर लिया। इसमें भारत के लिए बढ़िया बात यह रही कि पाकिस्तान ने पहले हमला करके युद्ध का पूरा दोष अपने ऊपर ले लिया और अब जवाब देने की बारी भारत की थी। रात के 11:15 बजे सैम मानेकशॉ इंदिरा गांधी को ब्रीफ करते हैं और हमले की औपचारिक अनुमति मांगते हैं। कुछ देर बाद इंदिरा गांधी हमले का अंतिम फैसला ले लेती हैं और इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो के जरिए देश को संबोधित करती हैं। पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ दिया है। आज बांग्लादेश में चल रहा युद्ध भारत के खिलाफ युद्ध बन गया है। इसके साथ ही भारत आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का हिस्सा बन गया। अगले दिन यानी 4 दिसंबर की सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर 2 बार और आक्रामक हमला किया। इस हमले में कुल 120 उड़ानें भरी गईं, जिसमें पाकिस्तान के एयरवेज और उसके विमानों को काफी नुकसान पहुंचा। दूसरी ओर भारतीय नौसेना का पूर्वी बेड़ा पूर्वी पाकिस्तान के 2 बंदरगाहों चटगांव और कॉक्स बाजार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। भारत के विमान वाहक पोत INS विक्रांत से 12 विमानों ने उड़ान भरी। दोनों बंदरगाहों पर हवा से जमीन पर रॉकेट से हमला किया जा रहा था और उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। उसी रात भारतीय नौसेना ने पश्चिमी मोर्चे पर ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य कराची बंदरगाह पर हमला करना था। उस समय भारत के पास एक भी ऐसा युद्धपोत नहीं था जो रात में मिसाइलों से हमला कर सके। लेकिन भारत ने हाल ही में सोवियत संघ से ओसा क्लास मिसाइल बोट खरीदी थी, जो आकार में बहुत छोटी थी लेकिन P-15 टर्मिट जैसी खतरनाक मिसाइलों से हमला कर सकती थी। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, ये मिसाइल बहुत कम दूरी तक ही जा सकती थी। मतलब ये अपने आप कराची बंदरगाह तक नहीं पहुंच सकती थी। इसलिए नौसेना ने मिसाइल बोट को अपने बड़े युद्धपोत INS कैलन से बांध दिया और कराची पोर्ट के पास पहुंचने तक उन्हें खींचा। मिसाइल बोट तभी शुरू की गईं जब वे कराची पोर्ट के बहुत करीब पहुंच गईं। रात करीब 10:30 बजे इन मिसाइल बोट ने भीषण हमला कर दिया। पोर्ट में खड़े पाकिस्तान के युद्धपोत PNS खैबर और PNS मुहाफिज पूरी तरह नष्ट होकर डूब गए और उनका वीनस चैलेंजर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही भारतीय सेना ने वहां रखे तेल के टैंकरों पर भी सफलतापूर्वक हमला किया, जिसके कारण पूरे कराची पोर्ट में भयानक आग लग गई, जो कई दिनों तक जलती रही। 6 दिसंबर की रात तक पाकिस्तानी सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 7 दिसंबर तक भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में भी बड़ी सफलता हासिल कर ली। पूर्वी पाकिस्तान का पहला बड़ा शहर जैसोर आज़ाद हो गया था। ये एक बड़ी जीत थी, क्योंकि यहाँ एक पाकिस्तानी एयरबेस था जिसका इस्तेमाल अब भारतीय वायुसेना अपने आगे के हमलों के लिए करने वाली थी। बांग्लादेश को पूरी तरह से आज़ाद कराने के लिए भारतीय सेना के लिए ढाका पर कब्जा करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि ढाका पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी थी। लेकिन डायरेक्ट वहां पहुंचना आसान भी नहीं था। इसलिए भारतीय सेना की टुकड़ियों ने पहले 10 दिसंबर तक सिलहट दाऊदकंदी इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। अब उन्हें मेघना नदी पार करके ढाका की ओर बढ़ना था।
भारतीय सेना ने अपने Mi-4 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करते हुए मेघना नदी को भी पार कर लिया। भारतीय सेना हर तरफ से आगे बढ़ रही थी और अब भारत के लिए ढाका दूर नहीं था। लेकिन तभी दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन में युद्ध में उतर जाता है। अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन में अपने नेवी टास्क फोर्स 74 को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। इस बेड़े में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, 8 नेवी शिप और एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन शामिल थी। इसके साथ ही ब्रिटेन ने भी अपना ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर और कुछ नेवी शिप भारत के खिलाफ अरब सागर की तरफ भेज दिए। पाकिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों से एक साथ निपटना भारत के लिए नामुमकिन था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका शायद भूल गए थे कि इंदिरा गांधी इसके लिए पहले से ही तैयार थीं। इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ जो मैत्री संधि की थी, उसका उपयोग करते हुए उनसे सहायता मांगी। सोवियत संघ ने बिना किसी देरी के अपना प्रशांत बेड़ा भारत की सहायता के लिए भेज दिया। इस बेड़े में 5 से 6 परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बियां थीं। सोवियत बेड़े ने अमेरिकी बेड़े को घेर लिया और ब्रिटेन के बेड़े का रास्ता रोक दिया। परमाणु युद्ध के डर से अमेरिका और ब्रिटेन ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा टल गया। 11 दिसंबर तक भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। यह देखकर पाकिस्तान की सेना उत्तर से ढाका की ओर पीछे हटने लगी। 14 दिसंबर आते आते ढाका पूरी तरह से घिर चुका था और भारत ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर की मांग कर दी। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक सरेंडर नहीं किया था। ऐसे में भारतीय वायुसेना को एक खुफिया जानकारी मिली, जिसके मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर ढाका के गवर्नमेंट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले थे, जिसमें वे युद्ध जारी रखने पर फैसला लेने वाले थे। लेकिन इस बैठक के दौरान भारतीय वायुसेना ने कुछ ऐसा किया जिससे पाकिस्तान की जड़ें हिल गईं। भारतीय वायुसेना ने अपने MiG-21 से चलती मीटिंग के दौरान जोरदार हवाई हमला कर दिया। पूरा गवर्नमेंट हाउस धुएं-धुएं में तब्दील हो गया। गवर्नर AM मलिक ने हवाई हमले के दौरान भागकर अपनी जान जैसे तैसे बचा ली और कांपते हाथों से अपना इस्तीफा लिखना शुरू कर दिया। गवर्नर के इस्तीफे के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरकार की रीढ़ अब टूट गई। 15 दिसंबर तक पाकिस्तानी सैनिकों ने अंदर से हार मान ली। भारतीय सेना ने ढाका पर कब्जा कर लिया था और भारतीय नौसेना ने समुद्री मार्ग भी बंद कर दिया था। असल में पाकिस्तानियों के लिए भागने का कोई अब मौका ही नहीं था। पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए ढाका विश्वविद्यालय और दूसरी इमारतों में छिपे हुए थे। इस दौरान सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तानी सैनिकों और पाकिस्तान के पूर्वी सेना कमांडर जनरल नियाजी को संदेश प्रसारित किए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की मांग की। 16 दिसंबर को भारतीय सेना के पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल जैकब को पाकिस्तानी जनरल नियाजी के पास आत्मसमर्पण के लिए बातचीत करने के लिए भेजा गया। कई घंटों की गहन बातचीत के बाद जनरल नियाजी आत्मसमर्पण करने के लिए राजी हो गए। उसी दिन ढाका के रमना रेस कोर्स में पाकिस्तान का आत्मसमर्पण समारोह किया गया। समारोह की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सैन्य टुकड़ी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फिर जनरल नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा की देखरेख में सरेंडर के दस्तावेज पर सार्वजनिक रूप से हस्ताक्षर किए। इसी दिन इंदिरा गांधी ने रिचर्ड निक्सन के उस पत्र का जवाब दिया और ये आइकॉनिक तस्वीर भी। इस युद्ध ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाकर भारत को शरणार्थी शिविरों से होने वाली दिक्कतों से तो बचाया, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा उभर कर आई थी वो थी इंदिरा गांधी की स्मार्ट प्लानिंग, सोवियत संघ से दोस्ती और सेना की जबरदस्त ताकत, जिसने अमेरिका, चीन और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध हमें सिखाता है हिम्मत, सही रणनीति और एकता से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। धन्यवाद।